Assalamu alaikum students. Today in this video we will discuss mental disorders first diagnosed in infancy, childhood और adolescence. यानी वो mental disorders जो सबसे पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड या adolescence में जाहिर होते हैं या डायग्नोज होते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। टोटल इसमें 5 डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहला वाला ये है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। वो सारे डिसऑर्डर्स complex neurodevelopmental disorders हैं। They are complex neurodevelopmental disorders। और इनके अंदर बच्चे में स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर आ जाता है या रेपिटेटिव या रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। और बच्ची की जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो भी इम्पेयर हो जाती है और साथ में उसके अंदर वर्बल इम्पेयरमेंट भी आ जाता है। तो उसकी सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वर्बल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। और तीसरा उसके अंदर रिपीटेटिव, रिस्ट्रिक्टिव एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर आ जाता है। ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो वेरियस डिसऑर्डर्स आते हैं वो 3 इन नंबर हैं। सबसे पहला है ऑटिज्म, दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम, और तीसरा है रेटी सिंड्रोम। रेटी सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म इज आल्सो नोन एज मेंटल इंट्रोवर्जन। इसके अंदर बच्चा अपने ही ख्यालों में डूब जाता है, अपने ही अंदर जो है विड्रॉ हो जाता है। उसे हम ऑटिज्म अलूफनेस कहते हैं या ऑटिस्टिक अलूफनेस, कि बच्चा अपने ही फैंटेसीज, अपने ही ख्यालात, अपने ही थॉट्स के अंदर मगन होता है। ठीक है। और उसमें आई कांटेक्ट कम हो जाता है, वो किसी के साथ आंखें नहीं मिला पाता है और उसकी सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके अलावा वो दूसरे बच्चों के साथ उतना खेलता भी नहीं है, वो अकेले खेलना पसंद करता है। तो ही इज नॉट एबल टू डेवलप प्लेइंग विद, जिसके अंदर वो दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेटिवली जो है इंटरेक्ट करे, वो कोऑपरेटिव प्ले नहीं कर सकता है। तो ये था ऑटिज्म के रिलेटेड। दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम जिन बच्चों के अंदर होता है उनका आईक्यू लेवल एवरेज से ज्यादा होता है, लेकिन इनकी सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम्स होती है। ये दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और फिर है रेटी सिंड्रोम। रेटी सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें भी सोशल इंटरेक्शन पर असर पड़ता है, वर्बल इम्पेयरमेंट में प्रॉब्लम्स, वर्बल इम्पेयरमेंट हो जाता है। और ऐसे ही ये जो बच्चे होते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और एस्पर्जर सिंड्रोम जो है, इन बच्चों का जो इंटरेस्ट का स्कोप होता है वो भी नैरो होता है, ये कुछ कम एक्टिविटीज के अंदर ही हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि इनके अंदर रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर आ जाता है।
जिसका मतलब है कि ये एक ही तरह का जो है काम हर रोज करेंगे, एक ही रूटीन के थ्रू करना पसंद करेंगे। ठीक, और मूवमेंट से नहीं बल्कि सारा बिहेवियर। तो दिस वाज अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके बाद जो दूसरा डिसऑर्डर आता है वो है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के अंदर जो बच्चे होते हैं वो डिसओबीडियंट बन जाते हैं। खास तौर पर अथॉरिटी फिगर्स के अथॉरिटी फिगर्स की तरफ, यानी अगर पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या मान लो पुलिसमैन हैं, तो ये उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते। एंड फॉर दैट रीजन वी कॉल दिस डिसऑर्डर एज अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर ज्यादातर लड़कों में होता है, और ये डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर से पहले यूजुअली डेवलप होता है। अभी आप कंडक्ट डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें बच्चा दूसरों के राइट्स भी वायलेट करता है, लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर बच्चा दूसरों के राइट्स को वायलेट नहीं करता है। ठीक, तो मैंने कहा कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर के बीच बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर बच्चा दूसरों के राइट्स को वायलेट नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर बच्चे में कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। तो याद रखिए कि इसके अंदर बच्चा जो होगा वो बार बार गुस्सा करेगा, वो बार बार बड़े लोगों के साथ आर्ग्यू करेगा, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो उससे ज्यादा फैमिलियर हो, लाइक उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स। और वो जल्दी इरिटेट हो जाता होगा। इस बच्चे के अंदर लो फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लगे, ये बच्चे जल्दी से जो है परेशान होता होगा। और ऐसे ही इस बच्चे के अंदर किसी भी रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं होगा। खुद इसकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कम महसूस होती होगी। इस बच्चे के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होगा, लेकिन ये दूसरों के राइट उसको वायलेट नहीं करेगा। ठीक, उतना भी ये सीरियस नहीं होता है इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो और ऐसे ही जो है ये बच्चा बहुत ही परेशान रहता होगा। ठीक है, और इसके अंदर किसी भी रूल रेगुलेशन के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं होगा। सो दिस वाज अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसके बाद जो डिसऑर्डर आता है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें इन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की सीवियरिटी ज्यादा होती है। इन बच्चों को आमतौर पर हमारा समाज बैड किड्स कहता है, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में काम लेते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में काम लेते हैं, जो सीरियस क्राइम्स तक कर सकते हैं, यानी इनके अंदर डिलिंक्वेंट बिहेवियर होता है। और ये जो बच्चे होते हैं ये भी किसी अथॉरिटी फिगर को
नहीं ओबे करते हैं, और ऐसे ये जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और ये एक जगह टिकते नहीं हैं, ये यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। और इनको जो इनके जो अपने टीचर्स होते हैं वो इनको कहते हैं दे आर ड्रिवन बाय मोटर। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो बच्चे होते हैं ये फिजिकल फाइट्स में हिस्सा लेंगे, वहां पर ये वेपन्स तक यूज कर सकते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो है चोरी करते हैं, और कहीं पर भी जानबूझकर आग लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही झूठ बोलेंगे, अपने स्कूल में बंक करेंगे, अपने घर से जो है भाग भाग जाते होंगे। एंड सिमिलरली जो ये बच्चे होते हैं ये ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं, ये स्मोकिंग यूज कर सकते हैं, ये जो है अल्कोहल यूज कर सकते हैं। इनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है इन चीजों को यूज करने के लिए, और वो भी बहुत कम उम्र के अंदर। ठीक है, तो इस वजह, और ये जो मैंने आपको कहा कि ये सारे जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाते हैं, इनके अंदर ये दूसरों के राइट्स को भी वायलेट कर लेते हैं। तो इसमें हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको हम बार बार कोई सीरियस जो है इलीगल एक्टिविटी करते देखेंगे, तो हमें फौरन उसको झिड़कना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि शायद उसके अंदर ये डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी हमें हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कंडक्ट डिसऑर्डर। इसके बाद जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, which is the fourth one. अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD। फिर इसके अंदर एक डिसऑर्डर आता है खाली अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, या एक डिसऑर्डर है जिसे आप कहते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, वो इससे ज्यादा सीवियर होता है, लेकिन ओवरऑल ये सारे एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इससे पहले जो हमने कंडक्टिव डिसऑर्डर पढ़ा था तो उनमें से 33% बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर भी जो है एक हम इसके कह सकते हैं कि इट इज ए न्यूरोबायोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विद इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके अंदर तीन तरह की चीजें आती हैं, आप याद रखिए। इसके अंदर अटेंशन डेफिसिट आ जाता है, अटेंशन डेफिसिट। दूसरा है इम्पल्सिविटी, तीसरा है हाइपर एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन डेफिसिट, यानी बच्चे का अटेंशन कम हो जाता है, उसका अटेंशन स्पान कम हो जाता है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, वो फौरन एक काम से दूसरे काम की तरफ जाता है विदाउट कंप्लीटिंग द फॉर्मर एक्टिविटी। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है अटेंशन डेफिसिट के अंदर। दूसरा है इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी का मतलब है वो सोचने से पहले ही स्टेप उठाता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बातें करता है, दूसरे लोगों को इंटरप्ट करता है, वो बात करेंगे बीच में जो है बात करनी शुरू कर देगा। ठीक है, और ऐसे एक्टिविटीज करेगा जो है रिस्की होंगे, तो इन बच्चों के अंदर एक्सीडेंट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
तीसरा है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में भी ये बच्चे जो है एक जगह रुकते नहीं हैं, ठीक है। इनमें फिजेटिंग आ जाती है, यानी अपने हाथों को ये घुमाते रहते हैं, ठीक है। अपने लेग्स को ये जो है शेक करते रहेंगे, ऐसे चलते चलते जो है घूमेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है ये बच्चे घूमते रहते होंगे, सो विच वी कॉल हाइपर एक्टिविटी। तो इसके बाद जो मैंने इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, कि उन बच्चों को मैंने ड्रिवन बाय मोटर, वो एक्चुअली इसी के बारे में है। दैट इज नॉट अबाउट कंडक्ट डिसऑर्डर, वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के इस हाइपर एक्टिविटी के अंदर ही। तो ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ। इट इज नॉट अबाउट, जो मैंने कहा था टीचर्स या बाकी बड़े लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो है ड्रिवन बाय मोटर है, ठीक है, तो वो इसके बारे में है, उसके बारे में नहीं है। लेकिन ये बात उनमें भी है कि वो भी जो है एक जगह रुकते नहीं हैं, वो भी घरों से भाग जाए। लेकिन इनके अंदर खास तौर पर ये होता है कि हाइपर एक्टिव होते हैं ये वाले बच्चे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के अंदर आप याद रखिए कि हम इस बच्चे को सीएनएस स्टिमुलेंट्स देंगे। सीएनएस स्टिमुलेंट्स के अंदर आप एम्फीटामाइन देंगे, डेक्स्ट्रो एम्फीटामाइन देंगे, इमोलिन देंगे, मिथाइलफेनेडेट एक दवाई है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सीएनएस स्टिमुलेंट से फर्क नहीं हुई, तब आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक इमिप्रामिन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ऐसे आप नॉर इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या सिलेक्टिव नॉर इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का भी यूज कर सकते हैं। उससे बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इसमें एक दवाई आती है एटोमोजेटिन, एटोमोजेटिन। एटोमोजेटिन जो है बड़ों के अंदर भी यूज होता है अगर उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो, तो ये उनके इस डिसऑर्डर को दूर करता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर को, एटोमोजेटिन। ऐसे आप मूड स्टेबलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक लिथियम कार्बोनेट। लेकिन बारबिचुरेट्स का आपने यहाँ पर यूज नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से ये डिसऑर्डर और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी, राइट। अब हम आखिरी वाले डिसऑर्डर की बात करेंगे, विच इज टॉरेट सिंड्रोम या टॉरेट डिसऑर्डर। टॉरेट डिसऑर्डर, तो टॉरेट डिसऑर्डर जो है, इसके अंदर बच्चे में मल्टीपल मोटर टिक्स आ जाते हैं, मल्टीपल मोटर टिक्स प्लस वन और मोर देन वन या वन और मोर वोकल टिक्स, वोकल टिक्स। अब टिक्स क्या चीज है, ध्यान रखिए। टिक्स में सिंपल मोटर टिक्स, कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स, सिंपल वोकल टिक्स, कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स आ जाएंगे। टिक्स के अंदर आप याद रखिए कि बच्चा कुछ अजीब सी मूवमेंट्स करने लगेगा, ठीक। या ऐसे में आपको मूवमेंट्स बता देता हूं, जैसे वो आई ब्लिंकिंग करेगा, शोल्डर श्रगिंग करेगा, ऐसे से वो करेगा और बार बार करेगा। ऐसी लेग्स को वो शेक करेगा, या वो बार बार टच करेगा अपने आप को, या स्किपिंग करेगा, ऐसी वो कुछ आवाजें निकाल सकता है।
ठीक? अच्छा, इनमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जिनका ऐसे में कोई फंक्शनल यूज़ होता है। लाइक आई ब्लिंकिंग का कोई फंक्शनल यूज़ होता है, ठीक है? तो लेकिन आमतौर पर जो ये मूवमेंट्स होते हैं टिक्स के अंदर, दूसरा मैनरिज्म होता है। तो टिक्स के अंदर क्या होता है कि इनका ऐसे में हम कहते हैं कि कोई फंक्शनल यूज़ नहीं होता है और बच्चा इनको बार-बार कर लेता है, ठीक है? जैसे वो अपनी ही आवाज़ को रिपीट करेगा, जिसे हम पैलिलेलिया कहते हैं, या दूसरों के वर्ड्स या आवाज़ को रिपीट करेगा, जिसे हम इकोलेलिया कहते हैं, वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है? तो ये होता है टॉरेट डिसऑर्डर के अंदर। ठीक, अब हम आखिरी हिस्से के बारे में बात करेंगे व्हिच इज़ कि ओवरऑल क्या मैनेजमेंट रहता है इन मेंटल डिसऑर्डर्स का, जो कि इन्फेंसी इन्फेंसी चाइल्डहुड या एडोलसेंस में शुरू होते हैं। तो ये असल में ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कंडीशन क्या है। अ, और डिजीज कंडीशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उस हिसाब से इलाज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे पास कॉमन मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप पेरेंटल एजुकेशन देंगे, आप देंगे पेरेंटल एजुकेशन, राइट? आप पेरेंटल एजुकेशन देंगे, आप माँ बाप को बताएंगे कि उन्हें बच्चों के साथ कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनके एंगर को मैनेज करना है, कैसे उनकी बिहेवियर को मैनेज करना है। ऐसे आप बच्चे को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दे देंगे, राइट? इसमें आप बच्चे को सिखाएंगे कि वो अपनी बिहेवियर और बाकी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकता है, अपने थॉट्स को वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। ठीक, ऐसे आप जो है बच्चे को सोशल स्किल्स सिखाएंगे, सोशल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं। सोशल ट्रेनिंग के अंदर आप बच्चे को सिखाएंगे कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे उनके साथ कोऑपरेटिवली खेल सकता है। ऐसे आप फैमिली थेरेपी भी यहाँ पर देंगे, फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी के अंदर आप क्या करेंगे, आप पूरी फैमिली को सिखाएंगे कि उन्हें बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, और कैसे वो अपनी प्रॉब्लम स्किल्स को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप जो है इसमें अंदर मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल इम्पल्सिविटी। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ये सारे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक? इनके अंदर जो है बच्चे में कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाते हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।